तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय सर स्टडी में। तो दोस्तों आज के वीडियो हमारा है क्लास 12 हिंदी वालों के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम 8 महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे। बस आपको ये 8 महत्वपूर्ण टॉपिक तैयार कर लेना है, जहां से आपको मिलेंगे 55 नंबर। आज के वीडियो में हम 55 नंबर पक्का करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक हमारा बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए है। तो देखिए टॉपिक हमारा क्या क्या है। बहुविकल्पीय प्रश्न को पढ़ेंगे हम 10, गद्यांश को पढ़ेंगे, पद्यांश को, जीवन परिचय, कहानी और संस्कृत का पद्यांश और मुहावरे। तो इस 8 टॉपिक को हम आज की वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो बनाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, पहले का वाला क्वेश्चन कह रहा है कि खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है। ए ऑप्शन है चंद छंद वर्णन की महिमा, बी ऑप्शन है कामायनी, सी ऑप्शन है प्रिय प्रवास और डी ऑप्शन है रामचरितमानस। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना है वह चंद छंद वर्णन की महिमा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर खा है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं। ए ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, बी ऑप्शन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, सी ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट और डी ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए गा वाला क्वेश्चन है कि बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। ए ऑप्शन है कुछ आप बीती कुछ जग बीती और बी ऑप्शन है मेरा जीवन प्रवाह, सी ऑप्शन है मेरी असफलताएं और डी ऑप्शन है अपनी खबर। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरी असफलताएं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है। ए ऑप्शन है जीवनी, बी ऑप्शन है संस्मरण, सी ऑप्शन है निबंध और डी ऑप्शन है कहानी। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्मरण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए 5वां क्वेश्चन है कि जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं। ए ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी ऑप्शन है राय कृष्णदास, सी ऑप्शन है डॉक्टर संपूर्णानंद और डी ऑप्शन है राम वृक्ष बेनीपुरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आगे देखिए दूसरे का वाला क्वेश्चन है, क्योंकि हमें 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछता है, 5 क्वेश्चन रहते हैं हिंदी गद्य साहित्य से और 5 क्वेश्चन हिंदी पद्य साहित्य से। तो यहाँ से आपको 10 नंबर मिलता है। तो देखिए दूसरे का वाला क्वेश्चन है कि हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार हैं। ए ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, बी ऑप्शन है बालकृष्ण शर्मा नगीन और सी ऑप्शन है अज्ञेय, डी ऑप्शन है नागार्जुन। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा अज्ञेय। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हरियोध जी की कृति नहीं है। ए ऑप्शन है चुभते चौपदे, बी ऑप्शन है प्रिय प्रवास, सी ऑप्शन है चित्राधार और डी ऑप्शन है वैदेही वनवास। तो देखिए इसमें जो चित्राधार है वो हरियोध जी की रचना नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि साहित्य लहरी के रचनाकार हैं, साहित्य लहरी के रचयिता हैं। ए ऑप्शन है तुलसीदास, बी ऑप्शन है सूरदास, सी ऑप्शन है कबीर और डी ऑप्शन है आचार्य केशवदास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्यदास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा सूरदास। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि नौका विहार कविता किस कृति से अवतरित है। ए ऑप्शन है गुंजन से, बी ऑप्शन है वीणा से, सी ऑप्शन है पल्लव से और डी ऑप्शन है युगांत से। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा गुंजन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए से जो गुंजन से, नौका विहार कविता जो गुंजन से कृति से अवतरित है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि दूसरा सप्तक के कवि हैं। ए ऑप्शन है रामविलास शर्मा, बी ऑप्शन है गिरिजा कुमार माथुर, सी ऑप्शन है केदारनाथ सिंह और डी ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए हमें यहाँ पे गद्यांश दिया है, गद्यांश को पढ़ना है और इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए गद्यांश को पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ,
लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि की कद्र करता हूँ, क्योंकि यह अपने साथ सुरक्षा और विश्वास लाती है, जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। आप आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, अथवा ऊपर की तरफ ही देखें, यह ब्रह्मांड आपको अनंत तक फैला दिखाई देगा, आपके यकीन से भी पर, यानी आपके यकीन से भी ज्यादा। तो ये हमारा गद्यांश है। अब इस पर आधारित में 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे और पांचों क्वेश्चन का आप उत्तर लिखेंगे तो आपको यहाँ से देखिए मिलेगा 10 नंबर। हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। तो देखिए का वाला क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए, यानी यहाँ पे हमें संदर्भ लिखना है। तो देखिए किस प्रकार से संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के हम और हमारा आदर्श पाठ से अवतरित है। इसके लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है, तो इस पर आपको मिलेंगे 2 नंबर। उसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आ गया खा वाला कि रेखांकित अंश की, यानी गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए हमें रेखांकित अंश हमारा कहाँ से कहाँ था। देखिए यहाँ से है कि खुद प्रकृति भी अपना काम आधे अधूरे मन से करती है। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, अथवा ऊपर की तरफ देखेंगे, यह ब्रह्मांड आपको अनंत फैला दिखाई देगा। आप यहाँ तक हमारा क्या है, रेखांकित अंश है, तो हमें इसकी व्याख्या करना है। देखिए रेखांकित पंक्तियों के माध्यम से लेखक कहता है कि किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, अर्थात काम करते हुए उससे ऊब कर उसे अधूरा नहीं छोड़ देना चाहिए। इसके लिए प्रकृति का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए वह कहते हैं कि यदि आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको ऐसे प्रकृति के बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे जो कि पूर्ण होते दिखेंगे, यानी प्रकृति अपने किसी काम को अधूरे मन से नहीं करती। आप किसी फूलों के बाग में पहुंच जाइए, वहां आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, क्योंकि मौसम ने अपने आप को अधूरा नहीं छोड़ा। या फिर अपने ऊपर आप मतलब ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको आसमान दिखाई देगा, ब्रह्मांड। तो या फिर आप अपने ऊपर देखिए और तो आपको यह ब्रह्मांड इस तरह विस्तृत दिखाई, इतना बड़ा दिखाई देगा जिसका कोई अंत ही नहीं है, जहां तक कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना बड़ा दिखाई देगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, गा वाला क्वेश्चन क्या है। देखिए कह रहा है कि भौतिक समृद्धि के महत्व के विषय में लेखक की क्या मान्यता है। तो देखिए उत्तर, भौतिक समृद्धि के महत्व के विषय में लेखक की मान्यता है कि भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच नहीं है। अब देखिए घ वाला क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार मनुष्य को जीवन में भौतिक एवं आध्यात्मिक वस्तुओं को किस प्रकार स्वीकार करना चाहिए। तो उत्तर देखिए, लेखक के अनुसार मनुष्य को जीवन में भौतिक एवं आध्यात्मिक वस्तुओं को न्यूनतम स्वीकार करने कम उपयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है भौतिक समृद्धि अपने साथ क्या लाती है। तो देखिए भौतिक समृद्धि अपने साथ सुरक्षा और विश्वास लाती है। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 आ गया। तो प्रश्न संख्या 4 है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे हमें पद्यांश दिया रहेगा और पद्यांश पर आपको 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे। पांचों क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के होंगे, तो यहाँ से भी आपको मिलेगा 10 नंबर। देखिए पद्यांश को पढ़ते हैं पहले। क्या है, जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, ये ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे, पर था केवल क्या उज्ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ ना और इस मन में, कुछ मूल्य नहीं वात्सल मात्र क्या तेरा, पर आज अन्न सा हुआ वत्स भी मेरा, थूके मुझ पर त्रिलोक के भले ही थूके मुझ पर त्रिलोक के भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, यानी जो कोई जो कह सके क्यों चूके वो भी कह ले। तो देखिए यहाँ पे हमारा प्रश्न संख्या का है कि उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। तो देखिए उत्तर, उपयुक्त पद्यांश साकेत शीर्षक से अवतरित है, इसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अब देखिए खा वाला क्वेश्चन है कि उपयुक्त पद्यांश में किससे किसका संवाद हो रहा है, उपयुक्त पद्यांश में किससे किसका बात हो रहा है। तो देखिए उपयुक्त संवाद में कैकेयी का राम से संवाद, यानी कैकेयी का राम से बात हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि वह ज्वलित भाव किसमें जगे थे। तो देखिए वह ज्वलित भाव कैकेयी में जगे थे। घ वाला क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए हमारा रेखांकित अंश कहां से कहां तक है, यहाँ पे देखिए
क्या है, कुछ मूल्य नहीं, वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। ये हमारा रेखांकित अंश है, इसकी व्याख्या करना है। तो देखिए, इन पंक्तियों में कैकेयी की विवशता और पश्चाताप का वर्णन है। कैकेयी अपना अधीर मन लिए प्रश्न पूछती है, क्या मेरे मन के वात्सल्य भाव अर्थात पुत्र स्नेह का कुछ भी मूल्य नहीं, किंतु हाय आज मेरा स्वयं मेरा पुत्र ही मुझसे पराई की तरह व्यवहार करता है। ये भरत की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है कि पश्चाताप की अग्नि में कौन जल रहा है। तो देखिए, पश्चाताप की अग्नि में कैकेयी जल रही है। अब देखिए, हमारा आ गया प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न संख्या 5 हमारा देखिए क्या आता है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80। इन तीनों लेखकों में से आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा 80 शब्दों में। नंबर 1 है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, दूसरा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और तीसरा वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इन तीनों लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है, साहित्यिक परिचय और रचना लिखना है। देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का हम लिखते हैं। तो देखिए, मिसाइल मैन के रूप में भारतीय जनता समेत समस्त विश्व में लोकप्रिय भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को धनुषकोडी गांव रामेश्वरपुरम तमिलनाडु में एक निम्न वर्गीय परिवार में हुआ था। आर्थिक अभाव में पल रहे कलाम ने अपनी शिक्षा की राह की सारी मुश्किलों का डटकर सामना किया तथा डीआरडीओ में जुड़कर तदंतर इसरो में भी मुख्य वैज्ञानिक के तौर पर भारत को परमाणु शक्ति के तौर पर विकसित किया। इतने महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए भी अपने प्रेरक प्रसंगों तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भावी पीढ़ी खासकर बच्चों से साझा करने का समय वो निकाल लाए। उन्होंने क्या क्या निकाल लिया करते थे, बच्चों से क्या करने साझा करने का समय वो निकाल लिया करते थे। ऐसे ही 27 जुलाई 2015 ईस्वी को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग मेघालय में जो है में एक व्याख्यान के दौरान हृदयघात से उनकी मृत्यु हो गई, यानी हृदयघात यानी हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। इंडिया 2020 ए विजय फॉर न्यू मिलेनियम विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी इग्नाइट माइंड्स एनलिसिंग द पावर मिथिन इंडियन आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर कलाम की प्रेरणादायक कृतियां हैं। ये सभी इनकी क्या हैं, रचनाएं हैं। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपको यहाँ से मिलेंगे 7 नंबर। 2 नंबर आपको 5 नंबर मिलेंगे। 3 नंबर आपको मिलेगा साहित्यिक परिचय पर और 2 नंबर मिलेगा आपको रचना पर। तो यहाँ से आपको 5 नंबर मिलेंगे। अब आगे देखिए, खा वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। तो देखिए, यहाँ पे हमें 3 दिए। नंबर 1 है जयशंकर प्रसाद, दूसरा सुमित्रानंदन पंत, तीसरा रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए, सुमित्रानंदन पंत, देखिए सुमित्रानंदन पंत का साहित्यिक परिचय किस प्रकार से आपको लिखना है। देखिए, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के कुमायूं प्रांत के कौसानी नामक ग्राम में सन 1900 ईस्वी में हुआ था। बचपन से ही कवि हृदय सुमित्रानंदन पंत ने उच्च शिक्षा के लिए प्रयागराज का रुख किया और इसे ही अपनी कर्मस्थली भी बनाया। सन 1942 में लोकायतन नामक सांस्कृतिक पीठ का निर्माण किया। अरविंद दर्शन का प्रभाव उनके कार्य पर भी पड़ा और आपने प्रयागराज से रूपाभ नामक पत्रिका का संपादन भी किया। सन 1950 में पंत आकाशवाणी से जुड़े विभिन्न राष्ट्रीय पुरस्कारों से पुरस्कृत। पंत ने हिंदी साहित्य में छायावाद की धारा का प्रवर्तन किया। सन 1977 में प्रकृति का चितेरा यह साहित्यकार स्वर्गधाम को कूच कर गया। कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, लोकायतन, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्या इत्यादि कृतियों के रचनाकार पंत ने प्रकृति की मानवीकरण को अपने सृजन में साहचरी बनाया। पंत का काव्य प्रकृति मानवतावाद अंतः चेतनावाद से प्रभावित है। पंत जी की कृतियों में स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म के विद्रोह को चित्रमयी भाषा के साथ स्थान प्राप्त है। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80। तो देखिए, बहादुर कहानी का सारांश देखिए,
अमरकांत द्वारा लिखित कहानी बहादुर एक नेपाली बच्चे अर्थात की कहानी है, यानी एक नेपाली बच्चे की एक सच्ची कहानी है, जिसका बाप मर चुका है और माँ के कर्कश व्यवहार के कारण वह अपने घर से भाग आया है। लेखक अपने किसी रिश्तेदार के माध्यम से बहादुर घर के काम के लिए मिला है। बहादुर जो है, लेखक कहीं काम के लिए बाहर गया था, बहादुर से मिला है। आरंभ में तो बहादुर क्या हो, तो क्या क्या लेखक अपने घर पर उसको काम के लिए ले आया, यानी नौकर बना के ले आया। आरंभ में बहादुर की खूब आवभगत की गई, लेकिन दिन बीतने के बाद साथ साथ इसमें कमी आती गई। लेखक की पत्नी किशोर, लेखक का बड़ा लड़का, लेखक की पत्नी जो किशोर है लेखक का बड़ा लड़का है, तो मानो बस बहादुर को पीटने के बहाने ढूंढते रहते थे। बहादुर का बाल मन जब तक आहत होता रहता, परंतु अगले दिन फिर हंसता खेलता बहादुर पूरे घर के लिए चकरघिन्नी की तरह घूम फिरकर काम करने लगता। एक बार मेहमानों के रुपए खो जाने पर जब घर वालों ने बहादुर पर चोरी का आरोप लगाकर उससे दुर्व्यवहार किया, तब बहादुर के स्वाभिमान को चोट पहुंची और एक दिन बिना किसी बताए बहादुर अचानक घर छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद सारे घर में मातम छा गया। सारे घर वाले ने अपनी गलती स्वीकार कर पश्चाताप करने की ठानी, परंतु उस पश्चाताप को स्वीकारने था उन्हें माफ करने वाला बहादुर जा चुका था और ढूंढे से वह नहीं मिल रहा था। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो देखिए संदर्भ पर आपको मिलेगा 2 नंबर और हिंदी अनुवाद में मिलेगा 5 नंबर। इस प्रकार से आपको मिलेंगे यहाँ से 7 नंबर। तो देखिए क्या है श्लोक। विद्या विवादाय धनम मादाय शक्ति परेशान परिडीनाय खलस साधो विपरीत में तज्ञानाय दानया च रक्षाणाय। देखिए हमारा श्लोक है, इसका संदर्भ देखिए। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिता के सुभाष रत्नान पाठ से अवतरित है। अब देखिए इसका हिंदी अनुवाद देखिए। दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। अब देखिए 8वां प्रश्न। देखिए प्रश्न संख्या 8वां है कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो देखिए क्या है, अपने पैरों पर खड़ा होना। इसका अर्थ हो जाएगा अपने, देखिए इसका अर्थ हो जाएगा क्या, अपने पैरों पर खड़ा होने का अर्थ होगा कामयाब होना। इसका वाक्य प्रयोग होगा राम के माता पिता बहुत खुश हैं क्योंकि वह नौकरी पाकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। इस प्रकार से आप करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। 1 नंबर आपको मिलेगा अर्थ पर और 1 नंबर मिलेगा वाक्य प्रयोग पर। अब देखिए खा वाला क्या है। खा वाला है कि उल्टी गंगा बहना। तो उल्टी गंगा बहने का अर्थ होगा असंभव काम करना फिर उम्मीद से परे होना। देखिए इसका वाक्य प्रयोग, तुम इस काम को नहीं कर पाओगे, तुम्हारे लिए यह उल्टी गंगा बहने के समान है। अब देखिए गा वाला क्वेश्चन। गा वाला है कि गुलर का फूल होना, यानी गुलर का फूल होना। देखिए इसका अर्थ हो जाएगा गुलर का फूल होने का अर्थ होगा दुर्लभ होना, दुर्लभ होना। क्या होगा, दुर्लभ होना। इसका वाक्य प्रयोग होगा कि इस संसार में पहले के जैसे लोगों का मिलना गुलर के फूल के समान हो गया। यानी पहले जैसे लोग खाली बैठ कर मिलते जुलते थे, उस प्रकार से आप लोग नहीं, सब लोग फोन में लगे रहते हैं, अपने काम में बिजी रहते हैं। अब देखिए मक्खन लगाना। मक्खन लगाना का अर्थ होगा खुशामद करना, यानी कि मक्खन लगाना, अपना कोई काम नहीं करना, उसको खुश करना। तो होगा वह उन्हीं का काम करते हैं जो उन्हें क्या करते हैं, मक्खन लगाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा हिंदी के 8 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ये टॉपिक तैयार कर लेंगे तो आपको 55 नंबर यहाँ से कन्फर्म हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।